हेलो डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब के लिए चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? आइए, आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का दूसरा सेट। फिजिक्स का दूसरा सेट आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। हमें उम्मीद है कि आप पिछला सेट को देखे होंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस सेट को देखिए और इसमें आप क्वेश्चन को डील करिए। देखते हैं आपसे कितना क्वेश्चन डील होता है और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। हर एक सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप एक सीरीज डाल दिए हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सेकंड सीरीज फिजिक्स का आया है, नेक्स्ट डे सेकंड सीरीज केमिस्ट्री का भी आ जाएगा। प्रत्येक सीरीज को आप देखिए, क्वेश्चन को डील करिए और अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर करिए। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर, आज पर देखिए नाम फरमाया, आज पर r दूरी पर तीव्रता E1 है और लंबवर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। क्या आप जानते हैं द्विध्रुव कैसा होता है? द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं, एक -q एक +q का, बीच का लेंथ 12 होता है। शायद ये सभी आप जानते होंगे, बीच का लेंथ 12 होता है। इससे बोला r दूरी पर अक्ष में, देखिए अक्ष में r दूरी पर, अक्ष में r दूरी पर, अक्ष कहते हैं x अक्ष वाले को, अक्षीय स्थिति। इधर r दूरी पर आपको बोल रहा है यहाँ पर तीव्रता E1 है और इसी के लंब अर्धक रेखा, लंब अर्धक माने इसके लंब होना चाहिए, इसे आधा आधा बांटे वाला, माने इसके बीच से इधर लंब अर्धक होना चाहिए। ये है लंब अर्धक, इस पर लंब है और आधा आधा बांटने वाला, आधा आधा बांटने वाला। तो इधर बोल रहा है कि तीव्रता है आपका E2, इधर तीव्रता E2 है। तो फिर पूछ दिया है कि E1 और E2 का रेशियो क्या होगा। क्या आप जानते हैं इसे अक्षीय स्थिति कहा जाता है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होता है? अक्षीय स्थिति E1 अक्षीय स्थिति में तीव्रता होता है 2kp/r3। शायद पढ़े होंगे। ये है y अक्ष वाला निरक्षीय, इधर तीव्रता कितना होता है? इधर kp/r3 होता है। शायद आप जानते होंगे। तो पूछ रहा है कि E1 और E2 के अनुपात क्या होगा, E1 अनुपात E2। तो इसीलिए क्या आप E1 अनुपात E2 बता सकते हैं? E1 के मान रख देंगे 2kp/r3 बट्टा बनाएंगे और E2 के मान रख देंगे, E2 के मान kp/r3। kp/r3 से kp/r3 मर जाएगा, ऊपर में 2 नीचे में 1 बराबर 2:1। आपका आंसर सही हो जाएगा। 2:1 क्या कहते हैं? बढ़िया है, ऑप्शन नंबर डी। एकदम खटाक से लगाइए ऑप्शन नंबर डी। नंबर दूसरा कह रहा है मीटर ब्रिज में x का मान ज्ञात करिए। मीटर ब्रिज आपको बना करके देवल गया है, सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें x का क्या मान होगा। क्या आप पढ़े हैं मीटर ब्रिज में फॉर्मूला R1/R2 बराबर, ऊपर वाले ये दोनों रेजिस्टेंस रहते हैं और नीचे वाला लेंथ रहता है, बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे L/100 - L होता है, L/100 - L होता है, या x मानते हैं इसके तो आप x/100 - x कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास फोटो को ध्यान से देखिए। टोटल ये वाला है आपका R1, ये है R2। इतना दूर का जो लेंथ दे रखता है उसे हम L कहते हैं और शेष बचा हुआ आपका 100 - L हो जाएगा। तो यहाँ L के मान 10 दे रखा है, L के मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सेट कर दीजिए R1 के जगह पर x, R2 के जगह पर ये वाला 9 और बराबर L के जगह पर 10 अब बटा यहाँ 100 - L हो जाएगा तो 100 - 10 लिख दीजिए। देन फाइनल x/9 बराबर यहाँ 10 और बटा कितने हो जाएंगे? 100 में से 10 जाएगा, 90 बचेगा। ये 10 से 10 मर जाएगा, 1 0 खत्म। ये 9 से 9 मरेंगे। x बराबर इधर 1 बच गया, 1 ओम, 1 ओम, x बराबर 1 ओम आवेगा, x बराबर 1 ओम। इसका मान 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन कौन है आपके? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। तो जो विभवांतर का मात्रक वही विद्युत वाहक बल का मात्रक। क्या आप विभवांतर के फॉर्मूला जानते हैं? विद्युत वाहक बल के फॉर्मूला ना भी जानते तो विभवांतर से निकाल लेंगे हम लोग। विभवांतर V बराबर फॉर्मूला W/Q होता है, W/Q होता। अब यहीं से आप इसका मात्रक बना दीजिए। मात्र यहाँ बीमा निकालने के लिए कहा, इसलिए बीमा क्या हो जाएगा? बीमा निकालिएगा तो बीमा कार्य के बीमा mL/T⁻²/Q आवेश के बीमा AT हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेंगे? mL/T ये जाएगा ऊपर
-3 हो जाएगा a के पावर -1। याद रखेंगे a को ही i के रूप में भी डिनोट किया जाता है, तो ये ml t के पावर -3 और i के पावर -1 भी हो सकते हैं। आपके ऑप्शन को मिला लेते हैं जरा, कौन सा मिलता है, ml2t-3 नहीं, ml2t-2, ml2t-3 होना चाहिए, ml2t-3 i-1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 3 का डी। आगे प्रश्न नंबर 4 कह रहा है विद्युत परपथ की शक्ति होती है, विद्युत परपथ की शक्ति के फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला I²R बराबर, और 3-4 फॉर्मूला होते हैं, I²R, V²/R और एक होता है V × I। इतने फॉर्मूले होते हैं, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। अभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन चेक करिए, परिपथ की शक्ति कौन होता है, VR, V²R, V²/R, V²/R वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, 60 बल्ब वाला ज्यादा प्रकाशित होगा, 40 वाट वाला ज्यादा प्रकाशित होगा, कि दोनों एक जैसा प्रकाशित होगा, कि केवल 60 वाट वाला बल्ब जलेगा, क्या होगा भैया। ये आपसे पूछ रहा है कि 2 बॉल है हमारे पास, एगो 60 वाट के है, एगो 40 वाट के, दोनों को एक साथ तार से जोड़े हैं, दोनों एक ही करंट से उसे कनेक्ट कर दिए हैं समान वोल्टेज पर, तो क्या होगा, कौन ज्यादा प्रकाश निकालेगा, कौन ज्यादा प्रकाश निकालेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, जेकर पावर कम है और हमें ज्यादा करंट जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसे 220 वोल्ट से दोनों के जोड़ल जाए, 220 वोल्ट से, तो ये ज्यादा पावर लेकर के चले वाला, कह रहा हमारी शक्ति 60 वाट के, पावर एक ज्यादा पावर मिलेगा तभी बढ़िया से जरेगा, कम वाट के है तनिको सा पावर दीजिएगा बढ़िया से जर जाएगा, एकदम बढ़िया से प्रकाशित हो जाएगा। तो यदि समान वोल्टेज से दोनों को जोड़ा जाए तो ये तो हल्के वाट पर चमके लगेगा बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा वाट खोज रहा है, 60 वाट खोज रहा है, तो ज्यादा प्रकाश कौन निकालेगा, एकदम लॉजिक लगाइए बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। जेकर वाट कम वो आराम से चमक जाएगा, तुरंत ज्यादा प्रकाश निकाले लगेगा, जेकर प्रकाश ज्यादा वो भैया कम वोल्टेज पर थोड़ा कम प्रकाश निकाल करके देंगे, तो 40 वाट वाला ज्यादा प्रकाशित होगा। ऑप्शन नंबर कौन है आपका, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा। ऐसे भी देख लीजिए ना भाई, आपके पास पहले होता था एक 100 वाट का बल्ब पीला वाला, और आजकल आया है अब ये 10 वाट 12 वाट का बल्ब, ये सभी आ गए हैं एलईडी बल्ब। अब दोनों को एक साथ बारिए तो ये 220 वाला, 220 वोल्टेज वाला 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ करके बारिए तो कौन ज्यादा प्रकाश देगा। जाहिर सी बात है 10 वाट या जो भी आपका है 10 वाट 9 वाट 8 वाट 6 वाट का ये बल्ब है, ये वाला ज्यादा लाइट निकालता है, क्यों, क्योंकि इसका पावर कम है, थोड़ा सा वोल्टेज मिलेगा तुरंत चमक जाता है, और वो 100 वाट का होता है, समझिए पावर बहुत ज्यादा लेता है, बहुत ज्यादा पावर मिलेगा तब वो हल्का सा जलेगा आपका, तो जिसका पावर कम वो ज्यादा चमकेगा, तो 40 वाट वाला ज्यादा चमकेगा। आगे बढ़ जाइए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा kWh किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा के मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा के वैल्यू भी याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जा सकता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं, ये सभी याद रखने वाला बात है, याद रखा करिए ये सभी चीजों को। तो आपसे पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, सीधे कहिए विद्युत ऊर्जा के है ऑप्शन में, शक्ति का है, ऊर्जा का है, तो ऊर्जा का हो गया, और का अब कहां जाइएगा, ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, धाए मारिए सबके का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8, कह रहा है यदि चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ा में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का आघूर्ण कितना होगा। भैया मान लीजिए इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 10 है, अब मेरा बीच से काट दिए तो एक टुकड़ा ऊपरे वाला टुकड़ा का आघूर्ण कितना होगा, बीच से कटला पर आधा बढ़ जाएगा, आधा बटेगा तो जो 10 था वो 5 हो जाएगा, 10/2, ई के 10/2, ई के भी 10/2, 3 भाग में बांटिएगा तो 10/3 सब, मतलब कि जितना बराबर भाग में काट ले जाएगा उतना बट्टा भाग लगले चल जाएगा। अभी यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग यदि मान लो चुंबक का आघूर्ण m है, बराबर टुकड़ा बना दिए हैं, n टुकड़ा कर दिए हैं, तो सबका आघूर्ण m/n हो जाएगा, कहानी खत्म। जैसे 10/2 वैसे m/n, आघूर्ण यदि m है तो पूछ रहा है कि समानांतर भाग में काट दिए बराबर भाग में, तो आघूर्ण अब कितना हो जाएगा, m/n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9,
चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, आप शायद पढ़े होंगे। कार्य के फॉर्मूला, चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य m इंटू बी इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है, पढ़े हैं। अब कह रहा है 90 डिग्री तक घुमाए हैं, कहां से घुमाएंगे 90 डिग्री तक? तो ऐसे पड़ल है, अब एरा उठा करके ऐसे किए, या खचाक ऐसे पड़ल है तब भैया 0 डिग्री पर है, और एरा ऐसे कर रहे घुमा रहे ऐसे उठा करके या 90 डिग्री तक, ऐसे जैसे पड़ल से ऐसे खड़ी हो जाएगा, कह देंगे हम 90 डिग्री तक चल गया। तो ये ऐसे पड़ल है चंबुकवा, ये चंबुक ऐसे उठा करके ऐसे घुमा रहे हैं इतना दूर तक, कितना दूर तक घुमा रहे हैं? 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक घुमाने में काम कितना होगा? तो भैया शुरू में एंगल कितना? 0, ऐसे पड़ल है तो 0, फिर ले गए कितना? 90 पर। तो ये वाला थीटा एरा में खाली सेट करना है, m इंटू बी इंटू cos थीटा 1, पहल का एंगल कितना? पहल का एंगल 0, थीटा 1 0, और माइनस cos थीटा 2, कितना दूर तक ले गए? तो कितना दूर तक बोला? 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक। तो यहाँ थीटा का मान रख देंगे 90। अब कितना हो जाएगा? m b इंटू cos 0 के मान 1 माइनस cos 90 के मान 0, तो m b गुना e हो जाएगा 1 बराबर m b। तो घुमाने में 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया काम कितना होगा? m b के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है? मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, एल्निको। देखिए भैया मेन रूप से लौह चुंबकीय पदार्थ 3 होते हैं, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, मेन रूप से ये तीनों होते हैं। इन तीनों के अलावा कोई अब ये ऑप्शन में है ही नहीं, ना मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इतना याद रखिएगा, इसमें कभी भी टिक मार्क नहीं करिएगा। एक पदार्थ है एल्निको, एल्निको कोई तत्व नहीं है, याद रखेंगे, एल्निको कोई तत्व नहीं है। एल्निको ये क्या है? तो मिश्र धातु है, मिश्र धातु किसका है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल से मिला करके बनाया गया एक पदार्थ है, ये चुंबक ही है। इस चुंबक का उपयोग मोटर में, लाउड स्पीकर में किया जाता है। एल्निको जो चुंबक आप देखते हैं लाउड स्पीकर वाला गोल गोल, ये सभी वो एल्निको होता है, उसका नाम है एल्निको। वो इन तीनों के मिश्रण से बनाया गया है, तो इसमें भी चुंबक का ही गुण रहता है, इसलिए ये आपका चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे एल्निको। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक। चलिए इसे डील करिए, वीडियो पॉज करिए, रोकिए, बनाइए और फिर आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ध्रुव प्रबलता। क्वेश्चन नंबर 11 का ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? सब लोग जानते हैं ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, कौन ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कौन करता भैया? ऑप्शन पढ़ेंगे, लेंज के नियम। लेंज के नियम ही तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ये तो आप पढ़े किए हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी फैराडे की विद्युत विच्छेदन, ये केमिस्ट्री वाला है, एम्पियर के नियम नहीं, ये सब नहीं काम करता। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए याद क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाइए। ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का करोड़ नरम लोहा से बनाया जाता है, सबको पता होगा। ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 13 के ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाएंगे, प्रत्यावर्ती क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के शक्ति गुणांक कौन सा फॉर्मूला से निकलता है? कौन सा निष्पत्ति से? cos थीटा से। शक्ति गुणांक निकालने के लिए cos थीटा निकाला जाता है परिपथ के लिए। कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ रहे उसके लिए शक्ति गुणांक cos थीटा से निकलता है, तो cos थीटा आपका शक्ति गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में कितना होता है? आप जानते हैं ये विद्युत चुंबकीय मतलब प्रकाश का वेग, प्रकाश का हवा में वेग कितना होता है? 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सब लोग जानते हैं। ये कहां से आता है? तो ये कहां से आता है? ये किसका रेशियो निकल के आया था? चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कंपन करते हैं, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो भी मान होते हैं उसका नियतांक वैल्यू चुंबकीय के होता है म्यू नॉट और विद्युत के होता है एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्रवैद्युतांक और विद्युत चुंबकशीलता है दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के व्युत्क्रम के ये बराबर होते हैं, यानी 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
और इसे दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसे ऊपर चढ़ा दीजिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इन्हें ऊपर भेजिएगा तो रूट चल जाएगा ऊपर, रूट जाएगा ऊपर तक घात बनेगा 1/2, नीचे से ऊपर गया तो घात चेंज हो जाएगा। तो भैया ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान भी 3 × 10⁸ हो जाएगा। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर में -1/2 लगा देंगे तो इसका मान भी होगा 3 × 10⁸। यही वाला चीज वह है, यही वाला चीज वह है। तो आप याद रखेंगे कि कौन सा प्रकाश के चाल कितना के बराबर होता है, तो 1/√100 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो 3 × 10⁸ के बराबर निकल के आते हैं। आप जब थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन 15 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ऐसी परिघटना जो यह दर्शाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये किस घटना से सिद्ध होता है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, किस घटना से सिद्ध होता है? प्रकीर्णन से, व्यतिकरण से, विवर्तन से या ध्रुवन से? तो कहेंगे प्रकाश के ध्रुवन से प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि की जाती है। प्रकाश के ध्रुवन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पानी और सीसा का अपवर्तनांक दिया है। पानी और सीसा का अपवर्तनांक, यहाँ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे डील कर लेते हैं जरा। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। पानी के अपवर्तनांक जिसे आप डब्लू कहते हैं, वाटर म्यू डब्लू 4/3 है। और अब सीसा माने कांच, म्यू जी ग्लास का अपवर्तनांक 5/3 है। अब आपसे कह रहा है कि सीसा से पानी में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, सीसा से पानी में प्रवेश करती है, तो क्रांति कोण का मान क्या होगा? क्रांति कोण के फॉर्मूला से जानते होंगे, sin c बराबर 1/μ होता है। तो ये sin c बराबर 1/μ। अब प्रकाश जा कहां से रही है? तो देखिए यहाँ पर सीसा से पानी में जा रही है, तो जहां से आता है उसे ऊपर लिखा जाता है। सीसा मतलब ग्लास से आ रही है, ऊपर लिखिए। पानी मतलब डब्लू में जा रही है, यहाँ नीचे लिखेंगे वाटर में। तो ये हो जाएगा 1/w जी म्यू डब्लू। अब इन्हीं को ढालिए, sin c बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 म्यू 2 के म्यू 2/μ1 होता है, तो जी म्यू डब्लू के म्यू w/μ जी हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे अपवर्तनांक के रूप में सूत्र होता है भैया, आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो sin c बराबर ये उलट जाएंगे, म्यू जी चले जाएगा ऊपर, म्यू डब्लू रह जाएंगे नीचे। अब वैल्यू सेट करिए, म्यू वैल्यू रखिए, म्यू जी के मान 5/3 है, बटा म्यू डब्लू के मान 4/3 है। अब ये 3 से 3 मर जाएगा, तो कितना आया? sin c बराबर ऊपर में 5 बचा, नीचे में 4 बचा। यहां से जब आप c निकालेगा, साइन को इधर भेज दीजिए, इनवर्स फॉर्म में चल जाएगा, तो हो जाएगा sin इनवर्स 5/4। sin इनवर्स 5/4 जो भी है आपके ऑप्शन में वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन चेक कर लीजिए, sin इनवर्स 4/5, sin इनवर्स 5/4 यही है, ऑप्शन नंबर बी। तो 17 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसके मुड़ने की घटना क्या कहते हैं? ये सब तो 10वां वाला क्वेश्चन है भाई। इधर से आ रही इसे मुड़ गई, तो इस घटना का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। ब्रूस्टर के नियम के सूत्र म्यू बराबर tan IP, पढ़े हैं ना, म्यू बराबर tan IP। ब्रूस्टर के नियम के सूत्र म्यू बराबर tan IP। ऑप्शन नंबर फॉर्मूला सर, ऑप्शन नंबर है आपका सी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, म्यू बराबर tan IP। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, 20 पढ़िएगा। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दोष में। कौन दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, तब उत्तल लेंस के चश्मा बना करके पहना जाता है। तो भैया दीर्घ दृष्टि दोष आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ जाइए। करा विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n + 1 λ/2, ये तो सूत्र ही है डायरेक्ट विनाशी व्यतिकरण के लिए। हाँ, और यदि आपसे बोल देता रचनात्मक व्यतिकरण के लिए n × लैम्डा, रचनात्मक व्यतिकरण के होता है n × लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n + 1 λ/2। ऑप्शन नंबर बी इनका भी हो जाएगा सही। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 32 तक। इन्हें डील करिए, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और बनाइए, खुद से डील करने की कोशिश करिए भाई साहब, तभी आप नंबर उठा पाएंगे। आइए जरा साथ साथ मिलाते हैं।
साथ साथ मिला। ये क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कह रहा प्रकाश जिस प्रकार के कंपन से बनती है, यह प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है, आपसे पूछ रहा। बताइए प्रकाश में कौन से क्षेत्र होते हैं? प्रकाश को ही तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी दो प्रकार के क्षेत्र के कंपन से बनता है, एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से बनता है। एकदम याद रखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश विद्युत चुंबकीय कण के, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, फोटोसेल आधारित है किस घटना पर? फोटोसेल के नाम सुने हैं, जो आपसे पूछ रहा है कि यह फोटोसेल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सोच करके देखिए ना। धूप में छोड़ते हैं तो सूरज के प्रकाश पड़ा जिससे करंट निकलता है, इसे कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। शायद पढ़े होंगे, प्रकाश के कारण विद्युत निकलना, प्रकाश के कारण करंट निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहला जाता है। तो ये फोटोसेल काम करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाइए, कौन अनाविष्ट है? अनाविष्ट माने किस पर आवेश नहीं है, आप अनावेशित बोल सकते हैं। अनावेशित किस पर आवेश नहीं है इसमें से बताइए। अल्फा किरण पर आवेश होता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के दुगुना, प्रोटॉन के दुगुना बोल सकते हैं। बीटा किरण पर आवेश होता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन पर, फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता। फोटॉन मतलब प्रकाश के कण को ही बोले जाते हैं फोटॉन, और फोटॉन पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपका फोटॉन। प्रोटॉन पर होता है, वैसा प्रोटॉन धनावेशित होता है, प्रोटॉन पर होते हैं, फोटॉन पर नहीं होते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस भाग में लाइमन श्रेणी पड़ता है? लाइमन श्रेणी कौन भाग में पड़ता है? पराबैंगनी भाग में पड़ता है। शायद आप ये सभी पढ़े होंगे, 5 प्रकार के श्रेणी, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन परमाणु में जब संक्रमण उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो क्या प्राप्त होता है? आप याद करके बताइए। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चल करके दूसरा कक्षा में प्रवेश करे, कोई कक्षा से चल के दूसरा कक्षा में पहुंच जाता है, तो उससे जो श्रेणी बनता है उस श्रेणी के नाम क्या होता है? बामर श्रेणी। पहला कक्षा में लाइमन, दूसरा कक्षा के लिए बामर, तीसरा कक्षा के लिए पाश्चन, चौथा कक्षा के लिए ब्रैकेट, पांचवा कक्षा के लिए फुंड। एकदम याद रखिए। तो ये दूसरा कक्षा में पहुंच रहा है तो बामर श्रेणी प्राप्त होगा। कौन सा श्रेणी प्राप्त होगा? बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके सही, ऑप्शन नंबर बी, बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 27, नाभिक के प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा कितना होता है? शायद पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। नाभिक के प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नाभिक के अंदर जितने भी न्यूक्लियन बैठे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच के बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे 28 कह रहा है तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण। तारा नाम तो सुने होंगे, तारा, सितारा, ये सभी। इस जो आप देखते हैं रात में तारा वो टिमटिमाता हुआ नजर जो आता है, आखिर उसके पास प्रकाश कहां से आता है, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे सूर्य देख लीजिए, सूर्य के पास प्रकाश कहां से आ रहा है? इतना उष्मा प्रकाश कहां से आया? कौन से घटना के कारण उसमें प्रकाश बन रहा है? कौन से घटना के कारण उष्मा बन रहा है? तो सादा पढ़े होंगे, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं, नाभिक के जुड़ने से हीलियम का निर्माण होता है, ढेर मात्रा में प्रकाश और उष्मा निकलता है। इसीलिए सूर्य के पास प्रकाश की उत्पत्ति हमेशा होते रहता है। वहां पर हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ रहे हैं, जुड़ के हीलियम के नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। और जितने भी तारे हैं अंतरिक्ष लेवल पर हाइड्रोजन के प्रचुर मात्रा है, और सभी तारों के पास यही घटना होता है। कौन सी घटना? नाभिकीय संलयन घटना के कारण ही ये सभी होते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन है, नाभिकीय भारी नाभिकीय संलयन, हल्का नाभिकीय, हाँ ये भी याद रखिए, हल्का नाभिकीय संलयन होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 परमाणु भार 2 ग्राम, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 परमाणु भार 2 ग्राम, हल्का वजन वाला चीज जुड़ता है और निर्माण करते हैं एक नया एलिमेंट का। परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, परमाणु भार 4 हो जाएगा। 2 और 4 वाला के नाम शायद आप जानते होंगे, हीलियम ही कहते हैं। तो इसलिए दोनों जुड़ने के बाद हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो क्या ये भारी वाला नाभिक है? नहीं, एकदम हल्का हल्का नाभिक तो जुड़ रहा है। तो नाभिकीय संलयन हल्के नाभिकों में होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो हल्का नाभिक के संलयन से ये उसमें प्रकाश की उत्पत्ति होता है, ये बात याद रखेंगे। ऊर्जा, प्रकाश जो भी है उसका उत्पत्ति हल्का नाभिक के संलयन से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन नंबर 29 करा और गेट का बुलिये व्यंजक क्या होता है? और गेट के बुलिये व्यंजक A+B होता है, शायद पढ़े होंगे। और गेट के बुलिये व्यंजक A+B होता है, y बराबर A+B। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 29 के ए। आगे बढ़ जाइए 30 कह रहा पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है? पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य रूप से कौन आवेश का वाहक करता है? तो शायद आप पढ़े होंगे पी प्रकार के अर्धचालक में एक छिद्र बनता है जिसे होल कहते हैं, होल या छिद्र या इन्हीं को ऐसे बीबर भी कहा जाता है, बीबर। तो इसके कारण पी प्रकार के अर्धचालक में ये होलवा जो रहता है, होलवा के कारण आवेश जाता है। तो होल के नाम है छिद्र, बीबर, जो इनमें से मिल गया उसका ऑप्शन लगा दीजिए, टिक कर दीजिए। तो पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश का मुख्य कारण क्या है भैया? बीबर के कारण। मुख्य वाहक आवेश के रूप में उसमें होल रहते हैं, बीबर रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए 31 कह रहा अग्र अभिनति संधि डायोड जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अग्र अभिनति मतलब एक ऐसा डायोड जिसको अग्र अभिनति पर जोड़े, माने कि प्लस के प्लस से माइनस के माइनस से जोड़े तो उससे प्रकाश निकले लगे। कौन सा ऐसा डायोड पढ़े हैं जिससे प्रकाश निकलता है? 4 प्रकार का डायोड में तो आप एक ही को पढ़े होंगे जिससे प्रकाश निकलता है। कौन है? एलईडी नाम तो सुने हुए किए होंगे भाई। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड हिंदी में इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड से प्रकाश निकलता है बैटरी वगैरह से जोड़ने पे। तो आगे पूछ रहा है कि अग्र अभिनति में जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहिएगा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होता है? एन में देखिए ये ऊपर 30 में मिला था पी में, यहाँ पूछ रहा है एन में। तो पी प्रकार में होता है होल और एन प्रकार में होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सभी याद रखिए। आप थ्योरी पढ़े होंगे भैया, थ्योरी में से भी बढ़िया से समझे भी होंगे। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो 32 के क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 43 तक लगाइए खुद से और डील करिए। देखते हैं जरा कितने सही जाते हैं आपके। आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 टेलीविजन संचरण में उपयुक्त आवृत्ति का परास क्या होता है? टेलीविजन टीवी संचार के लिए बताइए तरंग की आवृत्ति कितना होना चाहिए? सब लोग जानते होंगे 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज याद रखिएगा। MHz मेगाहर्ट्ज, ना कि किलो हर्ट्ज मार देंगे, ना कि गीगाहर्ट्ज। ये सभी नहीं होते हैं, ये सभी नहीं। मेगाहर्ट्ज में आवृत्ति चाहिए। कितना मेगाहर्ट्ज तक? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक इनके परास हो सकते हैं। टेलीविजन वाले, टीवी वाले तरंग की आवृत्ति। आगे बढ़ जाइए। आयन मंडल का व्यवहार रेडियो संचरण के लिए कैसा होता है? आयन मंडल बहुत ऊपर है। आयन मंडल कैसा होता है? आयन मंडल भैया जैसे जैसे ऊपर चलते चल जाइएगा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण भैया माध्यम विरल होते चल जाते हैं। तो आपका आयन मंडल कैसा है? आयन मंडल विरल माध्यम है। विरल माध्यम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एच ऊंचाई वाले दूरदर्शक एंटीना से प्रसारित संकेत पृथ्वी पर जितना अधिकतम दूरी तक जा सकता है वो किसके समानुपाती होता है? क्या आपको पता है दूरी एंटीना के द्वारा ग्रहण किया गया दूरी, ग्रह दूर कितना दूर तक भेजा गया है? इसका एक फार्मूला होता है D बराबर √100 शायद पढ़े होंगे आप। √2HR। अब पूछ रहा है कि बताइए दूरिया ऊंचाई के ये जो अधिकतम दूरी है वो ऊंचाई के
कितना के अनुक्रमानुपाती होगा, माने समानुपाती होगा। कितना के समानुपाती होगा, तो क्या कहते हैं, ये रूट एच के समानुपाती होगा। रूट एच के, डी समानुपाती रूट एच आ रहा है, ऊंचाई के वर्गमूल आ रहा है, तो डी समानुपाती आप इसे एच के पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, घातवा में कहा कि रूट लगल है, तो आपका ऑप्शन किसके समानुपाती हो जाएंगे, रूट अंडर एच के या एच के पावर 1/2 के समानुपाती हो जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किसी धातु का ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। देखिए धातु जिसे चालक कहा जाता है, चालक या धातु सब एक ही हैं। धातु के ताप बढ़ाने से, चालक के ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये सभी आप पढ़े होंगे। अर्धचालक के ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक के ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, जबकि धातु हो जाए या कोई चालक कह दे, सुचालक कह दे, सुचालक के ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए 37, क्वेश्चन नंबर 37, तप्त तार एमीटर द्वारा क्या नापते हैं। तप्त तार एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को नापा जाता है। मूल औसत वर्ग धारा बता सकते हैं यहाँ पे। प्रत्यावर्ती धारा तप्त तार एमीटर से क्या नापा जाता है, मूल औसत वर्ग धारा। मूल औसत वर्ग धारा या वर्ग माध्य मूल मान ऑप्शन में भी रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुआ। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। लीजिए ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये सभी डायरेक्ट आपको याद रखने वाली चीजें हैं, सब थ्योरी से उठा हुआ प्रश्न है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, लीजिए अभी हम बोल ही रहे थे, ऊपर में था धातु में चालक, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है, अर्धचालक के प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। एकदम याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। आगे बढ़ जाएंगे 40, एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक कितना जा सकता है। अभी तो फार्मूला लिखे थे एंटीना के दूरी वाला, डी बराबर रूट अंडर 2HR होता है, HR पृथ्वी के त्रिज्या है, डी बराबर रूट अंडर 2HR होता है। तो जो भी है आपका ऑप्शन में अधिकतम दूरी पूछ रहा है, कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो अधिकतम दूरी रूट अंडर 2HR के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि आपको एक सत्यता सारणी दिए हैं और बताइए कि ये सत्यता सारणी किस गेट का है, किस लॉजिक गेट का है, जो बताना है। चेक करिए ऐसा सत्यता सारणी किसका होता है। आप पढ़े हैं, याद किए हैं तो बता सकते हैं। जब तक बुलिये व्यंजक याद नहीं रहेगा आप नहीं बता पाइएगा। बुलिये व्यंजक से ही लॉजिक ये सत्यता सारणी पकड़ा जा सकता है। और गेट के A इंटू बी होता है, सॉरी और गेट के A प्लस बी होता है, एंड गेट के A इंटू बी होता है, और गेट नैंड गेट एक नैंड गेट इनका A इंटू बी के रेकरिंग होता है, रेकरिंग माने उल्टा वाला। और एक होता है नॉर गेट इनका A प्लस बी के रेकरिंग होता है, A प्लस बी के रेकरिंग होता है। एक नॉट गेट है, नॉट गेट इनका केवल A के रेकरिंग होता है। तो जिसमें एक ही भाग रहेगा ओकरा में नॉट गेट। यहाँ पर दो पार्ट है A और B, तो इन चारों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए और गेट रहेगा तो जो बाई निकल के आवेगा, ये बाई निकल के आवेगा दोनों के जोड़ के बराबर रहना चाहिए। एंड गेट कैसे पहचान होता है जो चेक कर लीजिए। टोटल बाई का वैल्यू देखिए, यदि दोनों के गुना करके बाई के बराबर आ रहा है तब कहेंगे एंड गेट है। यदि गुना किए और गुना के उल्टा आया है बाई के मान तब कहेंगे नैंड गेट है। और यदि दोनों के जोड़ या जोड़ला के उल्टा मान आया है बाई में तब कहेंगे वो नॉर गेट है। आइए जरा चेक करते हैं। पहले हम एंड और गेट को फॉलो करा लेते हैं, क्या जोड़ने पर मिल रहा है। और गेट के मान आना चाहिए दोनों के जोड़ करके। आइए चेक करिए, 0 प्लस 0 बराबर तो 0 आना चाहिए था, यहाँ पर 1 आया है। और गेट खत्म, और गेट वाला नहीं है ये। एंड गेट वाला, क्या एंड गेट वाला होगा? एंड गेट वाला दोनों के गुना करके आना चाहिए। दोनों के गुना करिए, 0 गुना 0 बराबर तो 0 होना चाहिए था, यहाँ पर 1 है तो 0 गुना 0 वाला भी नहीं होगा। ये एंड गेट भी खत्म हो गया, एंड गेट भी खत्म। नैंड गेट को मिला करके देखिए, दोनों के गुना करके उल्टा होना चाहिए। आइए जरा दोनों के गुना करिए,
0 गुना 0 बराबर 0 और 0 को उल्टा 1, तो 1 तो मिल गया भैया। चलिए यहां तक तो फॉलो किया। 0 को उल्टा 1, 1 को उल्टा 0 होता है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 0 गुना 1 बराबर 0 होना चाहिए, इसका उल्टा 1, 1, 1, क्या 1 है? 1 है, बढ़िया बात है। आगे मिलाइए इसको, 1 गुना 0 बराबर 0 होता है और 0 को उल्टा करेंगे तब फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 1 आ गया। चलिए भाई एक और देख लीजिए, 1 गुना 1 बराबर 1 होता है और 1 के उल्टा 0 होता है, तो ये नैंड गेट को फॉलो कर गया है, नैंड गेट को फॉलो कर गया। तो आपका जो लॉजिक गेट बन रहा है, कौन सा लॉजिक गेट? नैंड गेट वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है 42, नैंड गेट के बुलियन व्यंजक क्या होता है? अभी तो ये लिखल है नैंड गेट के बुलियन व्यंजक a इंटू बी के रेकरिंग, नैंड गेट के बुलियन व्यंजक a इंटू बी के रेकरिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, 43, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को डीमॉडुलेशन या बीमॉडुलेशन बोल सकते हैं, तो मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया डीमॉडुलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 तक आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 53 तक। चलिए इसे डील करिए, लगाइए, बनाइए, टिक करिए और बताइए कितने आंसर सही होते हैं। चलिए चेक करते हैं जरा, हम दोनों मिलाइए आपस में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा प्रकाश संचरण में संसूचक के लिए उपयोग किया जाता है। संसूचक माने सूचना इधर उधर प्रसारित करने के प्रकाश के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सूचना को जानते हैं, समुद्र में एक जो सबमरीन होते हैं या पानी वाले जहाज होते हैं, उनके डायरेक्शन रात वगैरह में दिखाने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइट का, और वो लाइट के रूप में एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, वो डायोड के नाम है फोटोडायोड। फोटोडायोड का उपयोग प्रकाश दिखाने के लिए संसूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कहें सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फोटोडायोड का, ऑप्शन नंबर सी, 44 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। फोटोडायोड का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण में सूचक के रूप में। आगे बढ़ेंगे, समाज केबल का विनाशिक प्रतिबाधा कितना होता है? 50 ओम के करीब होता है। समाज केबल का अभिलाषणिक प्रतिबाधा याद रखेंगे 50 ओम के करीब होता है, 50 ओम के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन स्थित है, तो इनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? क्या कहते हैं भैया? त्वरण। तो बल के फॉर्मूला जानते हैं, बल के फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर m इंटू ए होता है। अब यदि हम यहाँ पर कहें इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल, अब देखिए बल यदि समरूप क्षेत्र में रखल है, ऐसे बोल रहा है कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, ये क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है, तो विद्युत क्षेत्र तो बल लगाता है, जितने भी आवेशित कण रहेंगे सभी पर बल लगेगा। तो आखिर बल जब लगेगा तो समान बल लगेगा, बल तो दोनों समान ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही क्षेत्र में रखा हुआ है, इसका अपना जो भी बल होगा बस उतना ही बल लगेगा इस क्षेत्र के कारण। आइए जरा चेक करते हैं, तो बताइए जरा इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा? तो बल के फॉर्मूला F बराबर हो जाएगा, F बराबर m इंटू ए, तो m के जगह me रख देते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इंटू ए रख देते हैं इलेक्ट्रॉन के त्वरण, तो me इंटू ई हो जाएगा। अब प्रोटॉन पर बल कितना लगेगा? प्रोटॉन पर बल, अच्छा एक काम करिए ना, यहाँ पर से आपसे त्वरण पूछा गया है ना, त्वरण का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से त्वरण निकाल दीजिए ना, तो ए के मान कितना हो जाएगा? त्वरण निकलेगा, इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा F बट्टा एम ई। क्या कहते हैं? सही है, F बराबर एम ई, ए बराबर F बट्टा एम ई। अब प्रोटॉन पर बल कितना लगेगा? प्रोटॉन पर बल, तो इस पर जो बल लगेंगे F बराबर एम पी कह देते हैं इसको, इसका त्वरण को भी P कह देते हैं, AP कह देते हैं। तो यहां से इसका त्वरण निकालिए प्रोटॉन का, AP तक कितना हो जाएगा? F बट्टा एम पी हो जाएगा। आपसे पूछा है कि इन दोनों के अनुपात कितना होगा, तो इसीलिए अनुपात निकाल दीजिए AE और AP का, तो अनुपात कितना हो जाएगा? F बट्टा ME और बट्टा F बट्टा MP। अब F से F तो मर जाएंगे, तो बचेगा कौन? ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा MP और यहाँ एक बट्टा में बच रहा है ME, तो त्वरण का अनुपात आ जाएगा MP बट्टा ME, MP बट्टा ME, ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे।
आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47, एक चालक गोले पर कुछ धनावेश दिया जाता है, एक चालक गोले पर कुछ धनावेश दिया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? आप ही बताइए। जब किसी भी पदार्थ को धनावेशित किया जाता है तो उस पर उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है? धनावेश दिया जाता है। देखिए धनावेश दिया जाता नहीं है एक्चुअल में, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए कोई भी पदार्थ में से, वो धनावेशित हो जाते हैं। तो धनावेश दिया जाता है, कहे का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेवल गया, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये अपने आप धनावेशित हो जाएगा। अब धनावेशित होने पर यानी इलेक्ट्रॉन निकलने पर वजन घट जाता है। तो किसी भी चीज को धनावेश दीजिए तो उसका वजन घट जाएगा, या धनावेशित करिए तो वजन के पर का असर पड़ेगा तो घटेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए, धनावेश देने पर वजन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि r दूरी पर दो आवेश Q1 Q2 बैठे हैं, दो आवेश हैं, Q1 Q2 नहीं है, एक माइनस Q है एक प्लस Q है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, अभी बैठे हैं तो इनके बीच में कुछ बल भी लग रहा होगा। अब आगे देखते हैं क्या कहा है। यदि एक आवेश स्थिर रहे, एक बोला कि स्थिर रखिए, तथा दूसरा आवेश उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगावे, एगो स्थिर रहे और दूसरा एक चारों पट्टी घूमे, वृत्ताकार रास्ता पे ऐसे चक्कर लगावे। तो आपसे पूछ रहा है कि एक चक्कर में बताइए, एक चक्कर में किया गया कार्य कितना होगा? एक चक्कर में यहाँ से जब ये ऐसे घूमना शुरू किया, यहाँ घूमते घूमते ही पहुंच गया तो एक चक्कर लग गया। अब कार्य आपसे पूछा है तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अब आप बता सकते हैं वृत्ताकार रास्ता पर एक चक्कर जब लगावल जाता है तब विस्थापन कितना होता है? यहाँ पर कोई आपसे पूछ दे विस्थापन कितना होगा भैया यहाँ पर, तो कहिए ना एक चक्कर जब भी पूरा लगता है वृत्ताकार रास्ता पर तो विस्थापन जीरो हो जाता है। ये चलते बल कितना भी रहेगा विस्थापन का मान जीरो रखेंगे तब टोटल कार्य के मान आ जाएगा आपका जीरो। टोटल कार्य शून्य काहे हुआ? कहे कि यहाँ पर एक चक्कर लग रहा था और एक चक्कर में कुल विस्थापन जीरो होता है वृत्ताकार रास्ता पर के लिए, याद रखेंगे। तो आपका कुल किया गया कार्य हो जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 49, करा विभवांतर कैसे मापा जाता है? ये सब कोई क्वेश्चन है, 10वां वाला क्वेश्चन है। विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है, और का विभवांतर के जो मात्रकवा होता है वोल्ट, तो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार है और में धारा प्रवाहित हो रहा है 1 माइक्रो एम्पियर की धारा, याद रखिएगा। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो बताइए प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? आइए जरा संकेत रूप में पहले लिखे तब पता चलेगा। एक तार है, तार से धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा को आप आई कहते हैं। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट करिए तो 1 गुना 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएंगे। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से ही सूचित किया जाता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा प्रति सेकंड, टाइम भी इंक्लूड किया, प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन के संख्या, मतलब n बराबर भाट। देखिए आप ये टाइम का तो नहीं जोड़ करके पढ़े होंगे, लेकिन क्वांटीकरण का एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्वांटीकरण का Q बराबर n इंटू ई फार्मूला होता है, n इंटू ई, यहीं से n निकलता है। n माने इलेक्ट्रॉन की संख्या, e है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, q माने पूरा जो भी वस्तु रहे उस पर आवेश कितना रहेगा जो। तो ई निकाले लगी भैया आपको ई वाला फार्मूला के पास जाए पड़ेगा। अब q बराबर एक फार्मूला होता है q और i इंटू टी होता है, q बराबर i इंटू टी, पढ़े हैं ना? i बराबर q बटा टी, q बराबर i टी, Q बराबर आई टी और बराबर n इंटू के ई। अब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के संख्या बताइए हमें, इलेक्ट्रॉन के संख्या जिसे आप n कहते हैं।
तो एन भाट कहा है, तो एन निकालिए। जब एन निकालेगा तो ई को एन भेज पड़ेगा, तो आई इंटू टी, अब बाटा में हो जाएगा ई। आइए जरा एन बराबर अब सबके सेट कर लेते हैं। आई के मान 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 भैया, गुना टी टाइम है 1 सेकंड बटा ई के मान रख दीजिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। ऊपर कोई कटने छटने लायक है नहीं, बस गुना कर दीजिए, 10 के घात को ऊपर भेजिए। पहले इस संख्यात्मक वैल्यू को अलग कर लेते हैं, 1/1.6 हो जाएगा, गुना 10 के घात को ऊपर ले जाइए, तब -6 ऊपर में है, ये जाएगा ऊपर में, -19 जाके +19 बनेगा, तो -6 + 19 13 हो जाएगा। आप इन्हें क्या डेसिमल तोड़ दीजिए, तो 10 बटा हो जाएंगे कितना, 10/16 गुना 10 के पावर 13। काटना चाहते हैं काट भी सकते हैं, काटिए। 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, कितना आ रहा भैया, 5/8 गुना 10 के पावर 13। क्या कहते हैं, इसका भाग नहीं लगा सकते हैं आप, 8 से 5 में भाग लगाइए, 0.50 आवेगा, 8 छके 48, 2 लगेगा, 8 दूनी 16 और 8 बचे 40 गुना 10 के पावर 13 आ जाएंगे। यानी जो ये प्रति सेकंड बहने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 0.625 गुना 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा, और त्रिज्या के वृत्तीय लूप है। एक लूप है भैया, लूप है जिसका रेडियस दे रखा है आर, रेडियस है आर, और इसमें प्रवाहित हो रहे हैं धारा, कुछ भी धारा प्रवाहित होगा, आई धारा मान लीजिए, प्रवाहित होने वाला धारा प्रवाहित होने के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र बी बन रहा है। अब आपसे पूछ रहा है बाला घूर्ण कितना होगा, तो आप क्या जानते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्र का फार्मूला होता है μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई बटा आर स्क्वायर, सॉरी बटा आर होता है, μ0/4 पाई 2 पाई आई बटा आर होता है। अब यदि आप इन्हें काटते हैं तो ये कट जाएंगे भैया फटाक से, तो फाइनल बी जो इनका आता है वो μ0 इंटू आई बटा 2 और शायद आपका पढ़ा हुआ होगा। यहां से आप पहले धारा निकाल लीजिए, आई के मान निकाल लीजिए। आई आप यहाँ कैपिटल आई लिखना चाहते हैं कैपिटल आई लिख सकते हैं, छोटका आई लिखना चाहते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है इसके लिए। आई निकालिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू आर, 2 इंटू बी आर हो जाएगा, देखिए ये, और बटा में आ जाएंगे μ0, ठीक है ना, 2 इंटू बी आर बटा में μ0, ये आई निकल गया। अब इसीलिए आपसे पूछा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला m बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर फार्मूला शायद आप पढ़े होंगे वृत्ताकार लूप के लिए, आई इंटू ए होता है, ऐसे n इंटू आई इंटू ए हम लोग लिखते हैं जब ढेर सारा फेरा बना हुआ रहता था, ऐसे यहाँ एक ही फेरा था, केवल आई इंटू ए लिख देंगे। अब आई के मान रखिए, आई के मान है 2 इंटू बी इंटू आर बटा में μ0 और इंटू के ए। अब आप क्या पढ़े, ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है, तो 2 इंटू बी इंटू आर बटा μ0 और गुना ए बराबर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, बराबर गुना करिएगा तो आ जाएगा 2 पाई बी आर क्यू हो जाएगा, देखिए 2 पाई बी आर क्यू अब बटा μ0 है का ऑप्शन, 2 पाई बी आर क्यू बटा μ0, जे रहेगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिल गया है, 2 पाई बी आर क्यू बटा μ0, चुंबकीय आघूर्ण इसका आएगा 2 पाई बी आर क्यू बटा μ0। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 52, ध्रुव प्रबलता का बीमा क्या होता है, ध्रुव प्रबलता के मात्रक, ध्रुव प्रबलता का मात्रक जानते हैं, मात्रक एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर माने धारा है, गुना मीटर मतलब दूरी है, तो इसका बीमा निकालिएगा तो क्या होगा, तो धारा के बीमा तो वही आई या ए ही हो जाएगा, और इंटू मीटर दूरी है तो दूरी के बीमा एल हो जाएगा, तो आई इंटू एल बन जाएगा बीमा, आई इंटू एल है का ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है,
52 के ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ जाइए 53, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, सब लोग जानते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर होता है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 54 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। चलिए इन्हें डील करिए, बताइए क्या होंगे। आइए जरा मेरे साथ डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? सब लोग जानते हैं प्रतिघात के मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 55, सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? आप जानते हैं रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग में, याद रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा ऑर्डर वाइज। जैसे सबसे ज्यादा होता है इसे माइक्रो तरंग का, सबसे कम माइक्रो तरंग, माइक्रो तरंग, फिर उसके बाद अवरक्त तरंग, अवरक्त किरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर आ जाते हैं पराबैंगनी, फिर आ जाते हैं एक्स किरण, और फिर इसके बाद आ जाते हैं गामा किरण। एकदम ये सब नाम याद रखिए तो ज्यादा बढ़िया है। गामा किरण ये ऑर्डर वाइज सजा हुआ है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण। सबसे ज्यादा पूछेगा किसका? तो सबसे ज्यादा गामा किरण के, सबसे कम माइक्रो तरंग के होता। तो अभी के लिए पूछा गया है कि बताइए सबसे अधिक आवृत्ति वाला कौन है? तो गामा किरण बता दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55 के ए, गामा किरण। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है यदि वायु और कांच का दोनों का माध्यम का मिला हुआ क्रांतिक कोण थीटा है तो उसमें अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक कितना होगा? फार्मूला जानते हैं क्रांतिक कोण का, साइन सी बराबर 1/म्यू होता है। साइन सी बराबर 1/म्यू, जहाँ सी को क्रांतिक कोण कहते हैं, यहाँ पर सी के जगह पर क्रांतिक कोण आपको थीटा मिला है तो थीटा रख देंगे बराबर 1/म्यू। आपको अपवर्तनांक पूछ रहा है तो म्यू निकालिए, म्यू बराबर करिएगा, इधर लाइए तो इनको इधर भेज दीजिए, 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा को आप शायद कौसेक थीटा भी कहते हैं, तो ये आ जाएंगे अपवर्तनांक के मान, कौसेक थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनका बी सही हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटा हुआ, तीनों लेंस सटा के रखा है, तो संयोजन की फोकस दूरी है कि सब कोई क्वेश्चन है? संयोजन के फोकस दूरी के एक तो फार्मूले है, 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 और जोड़ 1/f3। यही तो होता है। 3 गो है तो 3 तक लिखेंगे, 4 गो रहता है 4 तक लिखते हैं, 5 गो रहता है 5 तक, डॉट डॉट आगे भी बढ़ता है। तो अब सबके फोकस दूरिया सेट करना दीजिए, 1/f बराबर 1/f1 के मान कितना तो कहेंगे 20 सेंटीमीटर है, प्लस f2 के मान -30 है, प्लस f3 के मान 60 है। बस रख दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/f बराबर 1/20 माइनस 1/30 और प्लस 1/60। एलसीएम ले लीजिए, 1/f बराबर एलसीएम 20 30 60 का 60 हो जाएगा, 20 × 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। देन आ गया 1/f बराबर कितना हो गया भैया? 3 1 4, 4 में से 2 गया था 2, अब बटा के 60, ये कटेंगे 30 मरतबा, तो आ जाएंगे 1/f बराबर 1/30। यहाँ से आप f निकाल दीजिए तो आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, स्वस्थ आंख के विभेदन क्षमता कितना होता है? विभेदन सीमा कितना होता है भैया? 1 मिनट के होता है, याद रखिएगा। स्वस्थ आंख का विभेदन सीमा 1 मिनट को कैसे देखा जाता है? ऊपर 1 डैश मार करके, 1 डैश मारिएगा, 1 क्लिक करिए, कोई भी संख्या के ऊपर 1 डैश मारेंगे वो मिनट कहलाता है, डबल डैश मार दीजिएगा सेकंड कहलाता है। तो ऐसे स्वस्थ आंख के विभेदन सीमा 1 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर
ए याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1 मिनट होता है। आगे फोटोन की ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 58, फोटोन की ऊर्जा कितना होता है? एच न्यू, सब लोग जानते हैं, एससी बटा लैम्डा या एच न्यू या एससी बटा लैम्डा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होता है? लीजिए, पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन मिला था भैया, नाभिक का परमाणु में एकदम याद रखिए, नाभिक की त्रिज्या होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर का, और नाभिक के त्रिज्या, परमाणु के त्रिज्या होता है, परमाणु के 10 के पावर माइनस 10 मीटर का। एकदम दिमाग में सेट रखे और ऑप्शन खटाखट लगे ले जाइए। तो नाभिक के त्रिज्या के कोटि पूछा है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगता है, पसंद लगता है, तो भैया दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों को कहिए कि हाँ भैया सेट प्रैक्टिस होता है डेली की डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, द मोटिवेशन क्लासेस टीएमसी आप ही का तो चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए। आप लोग दोस्तों को जोड़िए ताकि उनका भी 2025 का जो भी एग्जाम का तैयारी है वो बेहतर हो सके। समझ रहे हैं बातों को? तो लोगों तक फैलाइए, आप ही लोग सहारा हैं जो दूसरों तक फैला सकते हैं। हम तो केवल बैठ करके यहाँ वीडियो बना करके चैनल पर डाल सकते हैं, बस आप लोग उसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप वगैरह में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और 2025 के एग्जाम को बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। 2025 के एग्जाम के लिए जैसे जैसे सेट प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे धीरे धीरे करके बेहतर बन जाइएगा। सेट प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है बुआ, जितना ज्यादा सेट प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आप अंदर से पावरफुल बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव कम से कम 35 आराम से रंग आ जाएगा, एकदम आराम से रंग आ जाएगा यदि आप सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि आप डेली वीडियो देखा करिए, डेली देखिए, एक सेट डेली देखिए। आप देख लिए फिर भी देखिए, ताकि वो क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहे, वो क्वेश्चन आपको पता रहे कि कैसे हल होता है। एक साथ हम उसका सॉल्यूशन भी लिख देते हैं जो सॉल्व करने लायक होता है उसका। तो ध्यान रखिए इन सभी बातों का, लोगों तक पहुंचाइए, दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जुड़ सके इससे। और बाकी जो भी है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब आप करते रहिए वीडियो को, और लोगों से करने की रिक्वेस्ट करिए। चलिए, आवाज के लिए भैया आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।